हेलो बच्चों, once again welcome on biology one shot. Here is your Amrita ma'am. And बच्चों क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशन में कंप्लीट कर लिया था मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर वी कैन से नीट इज कंसर्न और योर CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस आर कंसर्न. Now in today's lecture we will be studying fertilization and implantation, which is again one of the very important topic from which very simple kind of questions are asked repeatedly in the NEET examination from many years. Okay, ये टॉपिक बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड है, बहुत ही ज्यादा सिंपल टू अंडरस्टैंड है. क्यों सिंपल टू अंडरस्टैंड है? क्योंकि हम लोगों ने जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया है, हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लिया है, हमें एग का स्ट्रक्चर मालूम है, हमें स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर मालूम है, तो हमारे लिए ये चैप्टर ये टॉपिक बहुत इजी हो जाता है. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन दो अलग अलग टर्म्स हैं. फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर सारे के सारे स्टेप्स जो है वो सिनगैमी करवाने के लिए हो रहे हैं. मतलब कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को अचीव करने के लिए जो भी स्टेप्स रिस्पॉन्सिबल है उसे हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि फर्टिलाइजेशन एंड सिनगैमी सिमिलर टर्म्स है, मतलब एग्जैक्टली सेम मीनिंग कैरी करते हैं, पर ऐसा नहीं है. सिनगैमी इज अ पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी के अलावा भी बहुत सारे और स्टेप्स होते हैं, जैसे कि स्पर्म का मूवमेंट हो रहा है, स्पर्म कैपेसिटेट हो रहा है. ठीक है, देन स्पर्मेटोजोआज, मल्टीपल स्पर्मेटोजोआज आर गोइंग टुवर्ड्स द एग सेल और वी कैन से सेकेंडरी oocyte. देन उसके बाद में एग सेल की मेम्ब्रेन जो है या सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग मेम्ब्रेन्स को रप्चर करते हुए या उनको डिसॉल्व करते हुए स्पर्मेटोजोआ विल बी मूविंग टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte. मल्टीपल थिंग्स टुगेदर विल बी काउंटेड अंडर फर्टिलाइजेशन. एंड सिनगैमी मतलब कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज द लास्ट स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, और इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन के बाद में, सिनगैमी के बाद में बन चुका है जाइगोट, तो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा और अर्ली एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा. ठीक है, फिर लेट एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा. इसमें ब्लास्टोसिस्ट नाम की एक स्टेज आती है जो कि यूट्रस में इम्प्लांट हो जाती है जाके. ठीक है, यूट्राइन एंडोमेट्रियल लाइनिंग में जाके इम्प्लांट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन. ठीक है, तो ये दोनों डिटेल में हम लोग अब कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्टिलाइजेशन के लिए पहले कुछ बात समझते हैं. क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं कि स्पर्मेटोजोआ और सेकेंडरी oocyte का सेम लोकेशन पे साइमल्टेनियसली पहुंचना ही फर्टिलाइजेशन करवा सकता है? ठीक है, मान लो कि कोई फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है. ओके, एंड वो 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे पे उसका ओव्यूलेशन हुआ है. मतलब कि सेकेंडरी oocyte लिबरेट हो गया है ओवरी से, और कहां पहुंच गया है? सेकेंडरी oocyte ओवरी से लिबरेट होकर फैलोपियन ट्यूब के कौन से पोर्शन के द्वारा कैच होगा? फिम्ब्रे, जो कि इनफंडिबुलम में प्रेजेंट है. वो फिम्ब्रे उसको कैच करके पहुंचाएंगे उसे एम्प्यूला तक. ठीक है, इतना हुआ. अच्छा, इसी साइमल्टेनियस टाइम पीरियड में अगर स्पर्मेटोजोआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, वेजाइनल कैनाल, सर्विक्स या यूट्रस में उनकी प्रेजेंस है, तो ये पॉसिबल है कि ये फिजिकल मीटिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड स्पर्म कैन बी पॉसिबल, राइट, एट द सेम लोकेशन एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. अगर साइमल्टेनियस मीटिंग नहीं है, मान लो कि सेकेंडरी oocyte लिबरेट हो गया, पर उस समय पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोई भी स्पर्म्स नहीं थे. इनफैक्ट उस दिन के बाद से 6-7 दिन के बाद तक भी कोई कॉपुलेशन की एक्ट नहीं परफॉर्म की कपल ने, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं परफॉर्म किया कपल ने, और स्पर्मेटोजोआ की प्रेजेंस नहीं है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 7 to 8 डेज तक. तो क्या सेकेंडरी oocyte बैठा रहेगा कि स्पर्म आएगा तब जाके फर्टिलाइज कर देगा? नॉट लाइक दैट. सेकेंडरी oocyte जो है वो विद इन 24 आवर्स ही डीजेनरेट हो जाता है आफ्टर ओव्यूलेशन. मतलब कि ओव्यूलेशन के 14th डे में जो ओव्यूलेशन हो रहा है, उसके उस दिन जब रिलीज हुआ है सेकेंडरी oocyte,
तब उसके बाद में 24 आवर्स तक उसकी वाइबिलिटी रहती है, ठीक है, उसके बाद वो डीजेनरेट हो जाता है। फिर भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि अनसेफ पीरियड या सेफ पीरियड फॉर कोइटस। अनसेफ पीरियड वो पीरियड माना जाता है जिसमें कि कोइटस कैन लीड टू प्रेगनेंसी, एंड सेफ पीरियड वो माना जाता है जिसमें कि कोइटस विल नॉट बी लीडिंग टू प्रेगनेंसी जनरली, ठीक है। तो अगर 14 डेज की हम 28 डेज की हम साइकिल मान रहे हैं और 14th डे हम डे ऑफ ओव्यूलेशन मान रहे हैं, तो अनसेफ पीरियड किसको माना जाता है? 14th डे प्लस 4, 14th डे माइनस 4, जनरली ऐसा, कभी कभी इधर +3 कर देते हैं, मतलब क्या होगी इधर 10th डे टू 17th डे, this could be unsafe period for performing the sexual act, since in this period the female may get pregnant in an unprotected sexual intercourse, okay। तो यहां पर ये बात क्या सारे फीमेल्स में 10 to 17 डेज ही रहेगा? नॉट लाइक दैट, बिकॉज हम जानते हैं कि सभी फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज वेरी करते हैं और सभी फीमेल्स के अंदर ओव्यूलेशन का डे भी वेरी करता है, ठीक है। साइकिल जिसकी 32 डेज की है जनरली उनका ओव्यूलेशन का डे अलग होगा, जिसकी 26 डेज की है उनका ओव्यूलेशन का डे अलग होगा, ठीक है। तो आपको क्या बात समझ में आई? यहां से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड सेकेंडरी oocyte इज नीडेड फॉर द फर्टिलाइजेशन एक्ट टू अकर। तो क्योंकि मैंने कहा कि 24 घंटे की ही सेकेंडरी oocyte की लाइफ स्पैन होती है, तो ये इतना बड़ा मार्जिन लेने की क्या रिक्वायरमेंट थी? क्या आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन नहीं आया? आया होगा डेफिनेटली। इसका रीजन ये है कि स्पर्मेटोजोआ जो होता है, स्पर्म जो होते हैं, once they are liberated inside the female vaginal cavity, उसके बाद में spermatozoas can be viable up to 48 to 72 hours, ठीक है। मतलब कि after release secondary oocyte is viable up to 24 hours and sperms are viable or alive up to 48 to 72 hours। 48 से 72 घंटे तक जिंदा रह सकते स्पर्म्स। तो क्या ये 3 दिन हो गया? है ना? क्या ये 3 दिन हो गया? 24 hours in one day, 48 hours in second day, 72 hours in third day. So this is why they are taking 3 to 4 days plus minus, so that there should be negligible chance of the female to get pregnant in any unprotected sexual intercourse, ठीक है बच्चों। अब अगर बाय एनी चांस ये दोनों साथ में प्रेजेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फीमेल वजाइनल कैविटी में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट है साइमल्टेनियसली, देखो तो ये है आपका ओवरी, है ना। यहां से देखना, जहां मैं बता रही हूँ सिर्फ उतने पोर्शन पे ध्यान दो, ये पूरा डायग्राम समझेंगे, लेकिन पहले इधर से देखते हैं। ये ओवरी से आप देख रहे हैं सेकेंडरी oocyte लिबरेट हो गया है। ये सेकेंडरी oocyte मैंने कहा था कि बहुत सारी सराउंडिंग लेयर्स को साथ में लेकर लिबरेट होता है, वैसे ही दिख रहा है। सेकेंडरी oocyte लिबरेट होकर फिर फिम्ब्रे कैच करके उसको फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा रहे हैं। ये फिम्ब्रे ने कैच किया उसको और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाया, और वो यहां पर कहीं है। साइमल्टेनियस टाइम पर स्पर्मेटोजोआस अंदर आ चुके थे एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट हियर। तो जब इसका जूम्ड आउट व्यू देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि इधर इस सेकेंडरी oocyte को सराउंड करके बहुत सारे स्पर्म्स इसके अंदर एंटर करने की ट्राई कर रहे हैं, बट ओनली वन ऑफ द स्पर्म विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन की बॉडी में पॉलीस्पर्मी इनहिबिटेड होती है। पॉलीस्पर्मी मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक से ज्यादा स्पर्म सेकेंडरी oocyte में एंटर कर जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो प्लॉइडी लेवल चेंज हो जाएगा। प्लॉइडी लेवल का मतलब क्या होता है? ये आपका एग सेल का प्लॉइडी n है, स्पर्म का प्लॉइडी भी n है। अगर 2 स्पर्म एंटर हो गए तो n 3 हो जाएगा, 3n ट्रिप्लॉइड। भाई साहब ह्यूमन में ट्रिप्लॉइड जाइगोट सर्वाइव ही नहीं करता है, वाइबल ही नहीं होता है। हम कोई प्लांट नहीं है कि हम एंडोस्पर्म बना लेंगे अपनी बॉडी में,
ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte की प्लॉइडी लेवल n, स्पर्म की प्लॉइडी लेवल n, तो एक से स्पर्म एंट्री होना प्रोहिबिटेड है, होएगा ही नहीं। बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आते हैं अनगिनत, मैम फिर ट्विंस कैसे बनते हैं? तो ट्विंस ऐसे नहीं बनते हैं, ठीक है। ट्विंस के बनने के लिए ये पॉसिबिलिटी होती है कि एक जाइगोट बन गया है, एक स्पर्मेटोजोआ और एक सेकेंडरी oocyte का फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया है, जाइगोट दो टुकड़ों में टूट गया। अगर ऐसा हो गया तो बन जाते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, जिनका सेम सेक्स होता है हमेशा और सिमिलर दिखते हैं, बहुत आइडेंटिकल दिखते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इमेज के थ्रू भी समझा दूंगी। और कभी ऐसा हो गया, मान लो कि फीमेल की ओवरीज लड़ रही है कि मैं भी एग बनाऊंगी, मैं भी एग बनाऊंगी, चलो दोनों ने बना दिया, बाई चांस ऐसा हो गया तो, क्योंकि हम तो जानते हैं कि फीमेल के दोनों ओवरीज में एक बार में एक ही ओवरी एग बनाती है, दूसरी बार में दूसरी ओवरी एग बनाती है, ऑल्टरनेटिव चलता है। लेकिन एक बार इनकी लड़ाई हो गई और अगर इन्होंने बोला कि हम दोनों एग बनाएंगे, तो एग दोनों के फैलोपियन ट्यूब में, स्पर्मेटोजोआई वेजाइनल कैनल्स, सर्विक्स से यूट्रस में होते हैं। मालूम पड़ा अरे इधर भी है, अरे इधर भी है, दो साइड पर रह गया, चलो आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, दोनों साइड पर एक एक जाइगोट बन गया, दो जाइगोट आके इम्प्लांट हो गए। आई बात समझ में? ऐसे ट्विंस बनते हैं फ्रेटर्नल या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, जो कि डिफरेंट सेक्स के भी हो सकते हैं, सेम सेक्स के भी हो सकते हैं, पर एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपीज नहीं होते, वो एक दूसरे के डिफरेंट दिखते हैं। आपने देखे होंगे कई ट्विंस ऐसे जो कि ट्विंस तो है पर बहुत सेम नहीं दिखते, ऐसे वाले ट्विंस को बोलते हैं अपन फ्रेटर्नल नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। तो क्या ये वाली बात सबको समझ में आई है? होपफुली समझ में आ गई होगी। तो हम एनसीईआरटी का थोड़ा सा पोर्शन इसको क्विकली रीड कर लेते हैं यहां से। ड्यूरिंग copulation coitus, semen is released by the penis into the vaginal cavity. This is insemination. तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। The motile sperms will be swimming rapidly, passing through the cervix, enter into the uterus, and finally reach the ampullary region of the fallopian tube. Ampullary region, or also known as ampulla, it is called as site of fertilization. Fertilization मतलब कि फर्टिलाइजेशन का मोस्ट क्रूशियल स्टेप क्या था? सिनगैमी, एग सेल, सेकेंडरी oocyte और स्पर्म का जो फ्यूजन है वो यहीं पर होगा, एम्प्यूला में। क्वेश्चन पहले के जमाने में जब आता था तब एनसीईआरटी का टेक्स्ट डिफरेंट था, तो एनसीईआरटी यहां पर लिखती थी फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। तो आप आज भी कभी कभार बहुत पुराने पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ना, तो आपको इसका आंसर मिलेगा एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। पर अब हमको ये आंसर नहीं लगाना है, हमें आंसर लगाना है एम्पुला, बिकॉज हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट में करेक्शन हो चुका है। सो इट विल बी एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where the fertilization takes place. Fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region. एक साथ में उनकी प्रेजेंस वहां पर होनी चाहिए। This is the reason why not all copulations lead to fertilization and pregnancy. यही कारण है कि सारे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो जाती, ठीक है, क्योंकि unprotected sexual intercourse in the unsafe period will be more liable to cause a pregnancy in female. Okay, an unsafe period everybody need to calculate in accordance with their own cycles. जैसे कि 28 दिन वाले फीमेल्स को वैसे 14 माइनस करके ओव्यूलेशन का डे निकालना चाहिए, ऐसे 32 दिन के साइकिल वाले फीमेल्स को वैसे माइनस करके अपना ओव्यूलेशन का डे निकालना चाहिए है। ये हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्या दे रखा है यहां पर, अब हम लोग थोड़ा सा और बात पढ़ते हैं। अब आपको ये डायग्राम बताऊंगी जो एनसीईआरटी में हमारी दे रखा है, लेकिन मैं आपको इस डायग्राम से भी बता सकती हूँ, बट आई एम विलिंग टू मेक अ डायग्राम फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके the act of fertilization, how it is taking place and how the polyspermy is inhibited. So for instance, आप सबको पता है कि मैम बोलेगी egg cell, तो जब भी egg cell बोलेगी तो it will be looking somewhat like this, right? It is an egg cell, fine. और हम सब जानते हैं कि ऐसा egg cell है, लेकिन
मैं बोलूंगी कि मैं आधा ही एग सेल बना के आपको दिखा रही हूँ, बिकॉज मुझे मेजरली जूम करना है आगे की एक्टिविटीज क्या हो रही है। तो ये एग सेल इमेजिन कर लेना तुम लोग, ये हो गया हैप्लॉइड न्यूक्लियस और ये है एग सेल सेकेंडरी oocyte। हम सब जानते हैं कि एग सेल जो है it is surrounded on the outer side by a layer called as zona pellucida. So this is the zona pellucida layer. Now this layer is further surrounded by some of the cells which are known as corona radiata cells. ठीक है, so this will be called as corona radiata cells, जो कि बड़े बड़े से सेल्स हैं जो कि सराउंड करके बैठे। बच्चों ये कोरोना रेडिएटा सेल्स आपस में भी कनेक्टेड है ताकि एक फर्म लेयर बन सके। इनके बीच में प्रेजेंट है इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस जो कि इनको जोड़ के रखता है, और वो इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस का नाम है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट है इन सेल्स के बीच में कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में, जो कि इनको आपस में जोड़ कर रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या बात हुई? ये हुई एग सेल के बारे में बात। थोड़ा सा लेबलिंग कर लेते हैं ताकि समझ में आएंगी बातें। उसको थोड़ा घुमा के इधर खिसका दो, ये हो गया इधर, शिफ्ट एट दिस साइड। ओके, नाउ लेबल करते हैं। देखिए तो क्या क्या लेबलिंग में समझ में आ रहा है हमें? ये हमें समझ में आ रहा है दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑफ सेकेंडरी oocyte, और इसी को हम लोग बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद क्या आती है? ये ब्लू कलर की जो मेम्ब्रेन हमने बनाई है, ये क्या है? दिस इज नन अदर देन दी जोना पेल्यूसिडा, which is a non-cellular layer made up of glycoproteins, glycoproteinaceous non-cellular layer, and this is going to be the corona radiata cells, and this thing which is present in between the corona radiata cells is called as the ground substance, which is made up of hyaluronic acid, जो कि इनको आपस में जोड़ के रखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है देखो, अब स्पर्मेटोजोआ बहुत सारे आके सराउंड कर सकते हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, बेसिक्स से डायग्राम बनाते हैं स्पर्मेटोजोआ का। ठीक है, ये स्पर्मेटोजोआ आ रहा है और ये बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ जैसे यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस लेके अपना, है ना, ऐसे करके। तो बहुत सारे स्पर्मेटोजोआस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, अलग अलग लेवल्स पर प्रेजेंट होंगे। अलग अलग लेवल्स मतलब कोई पहले आगे आ गया होगा तैर के, कोई थोड़ा दूर होगा। ठीक है, तो अपन क्या मानेंगे कि जो नियरेस्ट प्रॉक्सिमिटी में, जो फास्टेस्ट स्विम करके आया है, सबसे फास्ट स्विम करके आया है, वही स्पर्मेटोजोआ जो है वो इसको फर्टिलाइज कर पाएगा। ठीक है, तो फास्टेस्ट विल बी एक्टिंग हियर। तो अब क्या हो रहा है, ये सारे के सारे स्पर्म्स एक्ट करके ट्राई कर रहे हैं कि हम पहले पेनिट्रेट हो जाए, हम पहले पेनिट्रेट हो जाए। ओके, तो अब देखते हैं अपन कौन पहले पेनिट्रेट होगा। तो सबसे नंबर दे देंगे अपन, ठीक है, इनको देखो नंबर दे देते हैं हम लोग। तो मैंने बोल दिया इसमें 1, 2 और 3 में से कौन सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। तो आप लोग मुझे बताएं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो आपको लग सकता है कि मैम 1 भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है, बट ओरिजिनली ज्यादा बेहतर बात हो जाएगी, मतलब दोनों ही कंपटीशन में, काफी क्लोज कंपटीशन में है ये, लेकिन दोनों अलग अलग एंजाइम्स लिबरेट कर रहे होंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, स्पर्मेटोजोआस अलग अलग लेयर को डिसॉल्व करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स लिबरेट कर रहे होते हैं। इनका जो ये एक्रोसोम पोर्शन है, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, ये कंटेन करता है बहुत सारे एंजाइम्स, कंटेन्स
एंजाइम्स जिनको अपन कलेक्टिवली लाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। ये लाइटिक एंजाइम जो है इसमें से 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। तो पहले टाइप का जो एंजाइम है उसका नाम होता है हाइलुरोनिडेज। ये जो एंजाइम है ये कनेक्टिव टिश्यू को डिसॉल्व करता है जो कि 2 कोरोना रेडिएटा सेल्स के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इट डिसॉल्व्स द ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है बच्चों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट होगी, ये समझा देती हूँ मैं आप लोगों को बात। देखिए कभी कभार ऐसा भी होता है बच्चों की मोर देन 1 लेयर्स ऑफ कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर एक कोरोना रेडिएटा सेल और प्रेजेंट है। अब देखो तुम, अब तुम्हें समझ में आएगा कि ग्राउंड सब्सटेंस को डिसॉल्व करने का फायदा क्या है। ग्राउंड सब्सटेंस को डिसॉल्व करने का फायदा ये है कि ये मल्टीपल लेयर्स जो प्रेजेंट हैं ये आपस में हट जाएंगी। अगर यहां पर आकर किसी स्पर्मेटोजोआ के एक्रोसोम के एंजाइम्स लिबरेट हो जाते हैं तो क्या होगा कि ये जो दोनों सेल्स हैं ये आपस में डिटैच हो जाएंगे। अभी अटैच्ड है, अब डिटैच हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद में ये स्पर्म आके इसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद में सेकंड नंबर पर एक्शन कौन करता है? सो वी कैन से सेकंड नंबर पर एक्शन होती है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम की। क्या नाम है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है। ये क्या करता है? इट डिसॉल्व्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कोरोना रेडिएटा ताकि वो उसको क्रॉस करके पहुंच जाए जोना पेल्यूसिडा तक, ठीक है, ताकि वो उसको क्रॉस करके पहुंच जाए जोना पेल्यूसिडा तक। थर्ड नंबर पे कौन सा एंजाइम एक्शन करता है? थर्ड नंबर पर जो एंजाइम एक्शन करता है उस एंजाइम का नाम होता है जोनालाइसिन, जिसे हम बोलते हैं एक्रोसिन। क्या बोलते हैं? एक्रोसिन। थर्ड नंबर पे जो एंजाइम एक्शन करता है उसका नाम होता है जोनालाइसिन या फिर एक्रोसिन। ये एंजाइम डायरेक्टली जोना पेल्यूसिडा तक एक्ट कर रहा है। इसका मतलब मानो कि किसी ना किसी स्पर्मेटोजोआ ने इन दोनों ही लेयर्स को डिसॉल्व कर दिया है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम की लेयर को भी डिसॉल्व करते हुए वो आ चुका है यहां पर कहीं, ठीक है। कोई स्पर्मेटोजोआ आ चुका है यहां पर कहीं एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू गेट इनसाइड द जोना लेयर। ये देखो, ये जोना लेयर को के अंदर से होकर के अब जाना चाहता है इस स्पेस में। ये स्पेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा के बीच की नैरो सी स्पेस है और इस नैरो सी स्पेस को हम लोग बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। ये विटेलाइन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो पेरीविटेलाइन स्पेस का मतलब क्या हो जाएगा कि ये वो स्पेस है जो कि पेरीविटेलाइन स्पेस जो कि जोना पेल्यूसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। तो अभी मैं अगर आपको नंबर पूछती हूँ, मैं पूछूंगी फास्टेस्ट कौन है इनमें से अभी राइट नाउ, तो आप बोलेंगे मैम फोर्थ वाला है क्योंकि वो मैक्सिमम स्टेजेस क्रॉस कर चुका है, राइट। तो दे डिसॉल्व जोना पेल्यूसिडा, ठीक है बच्चों। जोना पेल्यूसिडा के पास में इस एक्रोसिन या जोनालाइसिन एंजाइम के साथ में बाइंड करने के लिए प्रेजेंट होते हैं कुछ रिसेप्टर्स और उन रिसेप्टर्स को हम लोग बोलते हैं, ऐसा बना रही हूं यहां पर, ठीक है। रिसेप्टर देखो, तो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, इन रिसेप्टर्स को हम लोग बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर्स। थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर जा रहे हैं तो पर ये इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए बढ़ा रही हूं। तो दे डिसॉल्व जोना पेल्यूसिडा एंड उसके अलावा बाय एक्टिंग ऑन या बाय बाइंडिंग टू ZP3 रिसेप्टर्स जो कि जोना पेल्यूसिडा के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सब करने के बाद में फाइनली अब कोई स्पर्मेटोजोआ ऐसा होगा जो कि
विटेलाइन मेम्ब्रेन तक पहुंच चुका है, मतलब कि अब मैं क्या कर रही हूं, देखो मैंने बोला कि अभी तक अपन फोर्थ को फास्ट मान रहे थे, पर एक स्पर्म ऐसा भी था जो कि अभी हमने डिस्कवर किया, जो कि पहुंच गया है कहां तक, यहां तक पहुंच गया है विटेलाइन मेम्ब्रेन तक। बच्चों जैसे ही विटेलाइन मेम्ब्रेन और स्पर्माटोजोआ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्पर्माटोजोआ की मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब कि एग सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ही आपस में फ्यूज हो जाती है, वैसे ही स्पर्माटोजोआ पूरा का पूरा अंदर एंटर हो जाता है, अपने कंटेंट को लिबरेट कर देता है, मतलब कि अब इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहां पे आ गया है। अब फिफ्थ नंबर का जो था ये यहां आ गया है, तो क्योंकि इसलिए 1, 2, 3 और 4 को तुरंत मना करना पड़ेगा कि तुम मत आओ, क्योंकि अब क्या हो चुका है, स्पर्माटोजोआ ऑलरेडी एंटर हो चुका है एग सेल में। ये मत आओ बोलना कैसे पॉसिबल है, आवाज लगा देगा क्या ये एग सेल अंदर से बाहर कि अब मत आना, इट कुड नॉट बी पॉसिबल, राइट, देयर मस्ट बी सम एक्शन टेकिंग प्लेस। तो इसीलिए जैसे ही ये एक्शन होती है वैसे ही उसके इमीडिएटली बाद में एक एक्टिविटी और होती है। मैं थोड़ा सा इसको साइज में छोटा करके इसमें और कुछ लिखने वाली हूँ। आई एम रियली होपफुल दैट इज विजिबल। ओके, यस, नो 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 नो, पर चलेगा। ये एस कहाँ से आया है, ये सोचने की बात है। रुको, सब्सटेंस का एस था शायद से वो, एनीवेज वापस से ट्राई करते हैं। अच्छा ये एस वो वाला था जो उधर था कॉर्नर पे, अब नहीं आएगा, इट विल बी मोर फाइन नाउ, राइट, यस। ये देखो, तो अब आपको दिख तो रहा है ना लिखा हुआ, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, दिख रहा है। नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग, अब इसके तुरंत बाद में, ये सब एक्शंस अचीव होने के तुरंत बाद में, जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन होता है स्पर्म की और एग सेल की, वैसे ही तुरंत फटाफट से ढेर सारे सोडियम आयंस क्या करते हैं, ढेर सारे सोडियम आयंस बाहर से अंदर की तरफ एंटर होके अंदर का पूरा चार्ज को पॉजिटिव कर देते हैं इमीडिएटली, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स इल्यूमिनेट होता है, ऐसे लाइट चमकती है, ठीक है। ऐसे अपन देखते हैं ना कभी कभी कोई माइथोलॉजिकल सीरियल्स में, मैंने देखा है कि जाइगोट बना तो वो लाइट चमक के दिखाते हैं, तो ओरिजिनली भी लाइट चमकती है बॉडी के अंदर। क्यों चमकती है, क्योंकि सोडियम आयंस बहुत सारे अंदर इनफ्लक्स होते हैं, और influx of sodium ions is going to cause an electrical impulse, we can say, therefore the light will be chunking here. Anyways देखो, तो अब क्या हुआ, यहां पर सोडियम आयंस बहुत सारे आ गए, तो अंदर का क्या चार्ज हो गया, अंदर का चार्ज हो गया पॉजिटिव। ये क्यों हुआ, ये एक इशारा है बाकी सब स्पर्म्स को कि अब तुम और अंदर मत आना। तो दूर दूर के स्पर्म्स तो पहले ही इस रोशनी से, मतलब सोडियम आयन के इन्फ्लक्स के कारण से हम हार मान जाएंगे, बोलेंगे अब हम नहीं आ सकते अंदर, बिकॉज अब हमारी रेस जो है हम हार चुके हैं, दे नो दैट, राइट। बट ऐसा भी पॉसिबल है ना बच्चों कि कोई ना कोई स्पर्माटोजोआ एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे पहुंच गया था जहां पर ही फिफ्थ वाला स्पर्म पहुंचा था, तो अब ये अंदर कैसे नहीं आएगा, ये तो आ ही गया यहां तक, ठीक है, लेकिन इसने रोक दिया अभी सोडियम आयंस ने। और इसके अलावा एक और एक्शन होगी यहां पर, वो एक्शन क्या होगी कि ये ZP3 रिसेप्टर जो है इसी को ब्रेक डाउन कर देगी, एग सेल की मेम्ब्रेन के बाहर जो जोना पेल्यूसिडा प्रेजेंट है उसके सारे ZP3 रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि और कोई स्पर्म आके जोना लेयर के अंदर एम्बेड ना हो अभी। तो इसके कारण से क्या होता है, ये ऐसा अचीव करने के लिए इस एग सेल के अंदर, मतलब सेकेंडरी oocyte के अंदर बहुत सारे स्मॉलर कैल्शियम से भरे हुए कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कैल्शियम से भरे हुए वेसिकल्स ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, यहां जाकर ये सारे के सारे वेसिकल्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फ्यूज हो जाते हैं और अपना कंटेंट इस पेरीविटेलाइन स्पेस में डाल देते हैं। इनका कंटेंट क्या है, इनका कंटेंट है कैल्शियम, ठीक है। सो कैल्शियम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉकेज ऑफ दिस, ये इसको ब्लॉक कर देगा, ये इसको ब्लॉक कर देगा, ये इसको ब्लॉक कर देगा।
नो मोर फंक्शनल, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक आ चुका है स्पर्मेटोजोआ अंदर, अब कोई भी जोना लेयर के अंदर से और अंदर नहीं आ सकता. सो कैल्शियम फिल्ड calcium filled vesicles from cortex will come and pour their content will come from cytoplasm आएगा, ठीक है, पहले तो will come from cytoplasm of egg cell and pour their content in perivitelline space and thus block the ZP3 receptors, जो कि जोना पेल्यूसिडा के रिसेप्टर्स थे. तो ये वाली एक्शन जो है, इस वाली एक्शन को हम लोग बोलते हैं जोना एंड कॉर्टिकल रिएक्शन. क्या बोलते हैं इसे अपन? जोना पेल्यूसिडा के ZP3 रिसेप्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं इसलिए, और कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स पे आकर ये एक्शन कर रहे हैं ना. साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स जो हैं ये कॉर्टेक्स पे आके एक्शन कर रहे हैं, ठीक है. सो जोना एंड कॉर्टिकल रिएक्शंस. The calcium filled vesicles from cytoplasm of the egg cell, ठीक है, will come to आना चाहिए. calcium filled vesicles will come to cortex from cytoplasm, ठीक है. स्टेटमेंट थोड़ा गड़बड़ हो गया. calcium filled vesicles will come to cortex from cytoplasm of the egg cell and pour their content into the perivitelline space. बिल्कुल सही है. अब ठीक है, तो ये पूरा स्टेटमेंट होपफुली सबको समझ में आ गया है. अच्छा, तो ये हुआ जोन एंड कॉर्टिकल रिएक्शंस. इसको बोलते हैं स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी. ये अचीव करने के लिए कुछ सेकंड्स लग जाते हैं. स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी. बच्चों इसमें क्वेश्चंस आते हैं नीट में कि स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी को और क्या बोलते हैं. उसको बोलते हैं जोना एंड कॉर्टिकल रिएक्शंस. इसमें कौन से आयंस इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं? कैल्शियम आयंस इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं, ठीक है. और यहां पर जो ये सोडियम आयंस आ रहे थे ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको हम लोग बोलते हैं फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी. फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है, मैं लिख देती हूं यहां पर, as soon as the plasma membrane of sperm and egg fuse, sodium ions enter cytoplasm, causing depolarization ठीक है. और क्योंकि चार्ज रिवर्सल हो जाता है तो कोई भी स्पर्म्स एंटर नहीं कर पाते हैं, ठीक है बच्चों. तो दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन. ये जो हमने पढ़ा है, ये सब हमने पढ़ा है अभी फर्टिलाइजेशन के बारे में. समझ आया ना कि नहीं आया? ये बताओ. ये बहुत सिंपल था, इसमें कोई टफ चीज नहीं पढ़ाई मैंने आप लोग को. इट्स वेरी सिंपल. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगेगा? क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ा है, लेकिन क्योंकि एग्जामिनेशन में आता है तो छोड़ नहीं सकते, ठीक है. सो दिस होल थिंग वी हैव रेड ऑलरेडी. नाउ इस पे आ जाते हैं, ये वाले स्लाइड पे आ जाते हैं. तो ये स्लाइड क्या बोलता है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेरिसोलियर लेयर. डायरेक्टली उसने वो बोल दिया, लेकिन हम जानते हैं कि पहले वो उसके आसपास के ग्राउंड सब्सटेंस की कांटेक्ट में भी आ सकता है, जिसको हम हाई यूरानिक एसिड बोलते हैं. तो पहला एंजाइम जो कि रिलीज होगा एक्रोसोम से वो होता है हमेशा ही हाई यूरानिडेज. सेकेंड टाइप का एंजाइम जो लिबरेट होता है वो होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. एंड थर्ड एंजाइम जो लिबरेट होता है उसको हम बोलते हैं एक्रोजन या जोनालाइसिन.
ठीक है, एंड इंड्यूसेस द चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ना तो फास्ट ब्लॉक समझाया ना तो स्लो ब्लॉक समझाया, पर एक लाइन में सब लिख दिया। Does it ensures that only one sperm can fertilize an ovum? ठीक है, मोनोस्पर्मी होती है, पॉलीस्पर्मी नहीं होती ह्यूमंस में। The secretion of the acrosome helps the sperm to enter into the cytoplasm of ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. This induces the completion of meiotic division of the secondary oocyte. अब क्या हुआ, जैसे ही सेकेंडरी oocyte के अंदर स्पर्मेटोजोआ आया, अभी ये सेकेंडरी oocyte था अभी तक, तो अब जैसे ही स्पर्म आएगा तो सेकेंडरी oocyte will be now itself converted into ovum। ठीक है, ये स्पर्म का आ गया और ये सेकेंडरी oocyte है। तो जैसे ही आएगा वैसे ही यहाँ पर अब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी विल ऑल्सो टेक प्लेस, जो कि इजेक्ट आउट कर दी जाएगी बाय द ओवम। ठीक है, और नाउ देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, ये सेकेंड पोलर बॉडी हो गई। मतलब मियोसिस 1 का कंप्लीशन होगा एज द स्पर्म विल बी एंटरिंग इनटू द सेकेंडरी oocyte, मियोसिस 1 विल बी कंप्लीटेड। ये हम लोगों ने ऑलरेडी oogenesis में पढ़ लिया है। This induces the completion of meiotic division of the secondary oocyte. The second meiotic division is also unequal, results in the formation of second polar body and a haploid ovum. ठीक है, soon the haploid nucleus of the sperm and the ovum will be fusing together to form a diploid zygote. How many chromosomes will be there in the zygote? There will be 23 chromosomes from the mother and 23 chromosomes from the father's gamete. Total number of chromosomes will be 46. ठीक है, तो 46 chromosomes are present in the zygote। चलिए अब हम एक और बात समझते हैं, और वो है सेक्सुअल सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस को। सेक्सुअल डिटर्मिनेशन प्रोसेस का मतलब क्या है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मेल चाइल्ड और अ फीमेल चाइल्ड इन एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोसेस। ठीक है, मतलब इफ एनी मेल एंड फीमेल gametes come together to form a zygote, whether this zygote will be a male or a female, how many percentage chances are there that this zygote will be converting into a male progeny? How many percentage chances are there that this zygote will be converting into female progeny? It will be totally dependent on which chromosome has fused with the egg cell। ठीक है, that means spermatozoa का जो है दो टाइप के वो गेमीट्स बनाता है। स्पर्मेटोजोआ दो टाइप के गेमीट्स बनाता है। ठीक है, देखो इसको अपन अपने लैंग्वेज में समझते हैं पहले। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं चार्ट बना के दे रही हूँ, वो थोड़ा सा डेकोरेटिव चार्ट है, जो अपन लिख रहे हैं वो समझने में इजी होता है। ये एक मेल है, ये एक फीमेल है। मेल जो गेमीट्स बनाते हैं वो दो टाइप के बनाते हैं, एक बनाते हैं 23 + x, एक बनाते हैं 23 + y। दो टाइप के गेमीट्स बनाते हैं। फीमेल जो गेमीट बनाती है वो दोनों ही सेम टाइप के बनाती है, उनके पास कोई वाई क्रोमोसोम नहीं होता। 23 + x, 23 + अरे ये क्या करा मैंने, 22 + x, 22 + y, 22 + x, 22 + x, टोटल 23 होंगे ना, क्योंकि गलत लिख दिया इधर अपन ने। सो 22 + x और 22 + y। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है सीन, अब अपन पेडिग्री देखें अगर बना के इसका क्विकली, तो हमें क्या मालूम पड़ेगा, ये देखो। सो वी कैन जस्ट मेक अ क्विक पेडिग्री अबाउट इट। ओके, देखो देखिए, ये हमने ले लिया इधर मेल और इधर हमने ले लिया फीमेल। ठीक है, इधर मेल है तो 23 + x हो सकता है, और फिर वापस वही मिस्टेक कर रहे हो, क्या पता क्यों, पता है ब्रेन को 22 + x और या फिर 22 + y हो सकता है, और इधर फीमेल में 22 + x हो सकता है या 22 + x ही हो सकता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी बनी देखिए चाइल्ड की, है ना। तो यहाँ पर बना 44 + x, 44 + xy, 44 + x, 44 + xy। दैट मीन्स क्या मैं बोल सकती हूँ कि 50% चांसेस हैं कि एक प्रोजेनी जो है वो
फीमेल प्रोजेनी बन सकता है और 50% चांसेस हैं कि जो प्रोजेनी है वो मेल प्रोजेनी बन सकता है। मतलब इक्वल चांसेस होते हैं कि डॉटर होगी, इक्वल चांसेस होते हैं कि सन होगा, इक्वल चांसेस होते हैं, चांसेस प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। सो इसको एनसीईआरटी बेस्ड रीडिंग लगा लो थोड़ा सा। ये देखो, वन हैज टू रिमेंबर that sex of the baby has been decided at this stage itself. Fertilization stage पे ही sex of the baby decide होता है. As you know, the chromosome pattern in the human female is XX and that in the male is XY. Therefore, all the haploid gametes are produced by the female will be having the sex chromosome as X only, whereas the male gametes sperms the sex chromosome would be either X or Y. दो हो सकते हैं. 50% of the sperms carry X chromosome, 50% of the sperms will be carrying Y chromosome. और after fusion of the male and female gametes, the zygote would carry either XX or XY depending upon whether the sperm is carrying X or Y has fertilized the ovum. The zygote carrying XX will be developing into a female baby and that XY will be forming a male baby. ठीक है? This is why scientifically it is correct to say that sex of the baby is determined by the father and not by the mother. That means what? It means कि sex of the baby का decision जो है वो फादर के या पैटर्नल गैमीट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैटर्नल गैमीट तो सेम होते हैं, ठीक है। तो अगर फादर के थ्रू वाई क्रोमोसोम आ रहा है तो इट विल बी अ मेल चाइल्ड, अगर फादर के थ्रू एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो इट विल बी अ फीमेल चाइल्ड, ठीक है। सो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स का ही गेम है एंड द बैलेंस शुड बी मेंटेन, अदरवाइज इम्बैलेंस आ जाता है सेक्स रेशियो में इन द वर्ल्ड, ओके। सो दिस मच इज डन। नाउ इसके बाद का जो पोर्शन है बच्चों, कौन सा दे रखा है हमारी एनसीईआरटी ने? ये दे रखा है, देखो कि माइटोसिस स्टार्ट होती है, इनर सेल मास बनता है, ये सारा ये एक्चुअली में इम्प्लांटेशन के पहले के इवेंट्स हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में काउंट करते हैं। तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि हम लोग इम्प्लांटेशन इन डिटेल, यूट्रस के अंदर कैसे इम्प्लांटेशन हो रहा है, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो आज का लेक्चर मैं यहीं पर एंड कर रही हूं। वी हैव ओनली कवर्ड अप विद द फर्टिलाइजेशन एंड द सेक्स डिटरमिनेशन यूजिंग एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बायोलॉजी वन शॉट। थैंक यू सो मच।